नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है नमस्कार पर तकरार। यहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे चुनावी महासंग्राम जीतना चाहती है। मोदी भी मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे और सभाओं को लेकर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार पर तंज कसते हुए अब की बार दूर से नमस्कार कह रही है और इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी होंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी धान के कटोरे को कमल का कटोरा बनाने की कोशिश में जुटी है। 24 के संग्राम में बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ा सहारा उसे पीएम मोदी ही नजर आ रहे हैं। तभी तो छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे और सभाएं भी कर रहे हैं। मोदी इन सभाओं में कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर हमला भी बोल रहे हैं। कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदीमय है तो कांग्रेस दूर से नमस्कार कहकर हमला बोल रही है। बीजेपी जहां अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं कांग्रेस अब की बार दूर से नमस्कार कहकर इसे काउंटर कर रही है। तो बीजेपी आमने सामने बैठकर हिसाब करने की चुनौती दे रही है। अब की बार दूर से नमस्कार, इसलिए कि अब 10 साल केंद्र में सरकार और प्रधानमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के लिए योजनाओं के लिए आपने 10 मिनट बैठकें नहीं की। छत्तीसगढ़ जनता के विकास में आपने लगातार बाधा डाले। अगर आप चुनावी सभा आज लेने आ रहे हैं तो आप किस नैतिकता से छत्तीसगढ़ की जनता को आप वोट मांगेंगे? आकर आमने सामने बैठ जाएं, हिसाब हो जाए। बार बार हमने बताया है कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय कितनी राशि छत्तीसगढ़ को मिली थी और मोदी जी ने कितनी राशि छत्तीसगढ़ को विकास के लिए दी है। ये तो झूठ बोल बोल के इनकी फितरत में है और इसीलिए हाशिए में चले गए। कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है। पीएम मोदी की सभाओं के सहारे बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस पीएम पर हमला बोल रही है। अब की बार 400 पार या अब की बार दूर से नमस्कार, जनता जनार्दन किसका सपना करेगी साकार, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे तय करेंगे। फिलहाल नमस्कार पर तकरार जारी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो नमस्कार पर तकरार, जी हाँ, नमस्कार दूर से भी होता है और नजदीक से भी। नजदीक से यानी कि वेलकम, लेकिन दूर से इसका मतलब टाटा बाय बाय। ये नमस्कार पर तकरार अब राजनीतिक पार्टियों की चल रही है। अपनी अपनी तरफ से जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई है। चुनाव किसी भी हालत में जीतना है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश करे, लेकिन मुद्दा क्या, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए जो मेहमान, उनका परिचय करवा दे। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुकेश जी आपका। और राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ आगे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। 400 पार के बाद अब की बार दूर से नमस्कार, थोड़ा समझाइए हमको, दूर से नमस्कार क्यों? ललित जी, 400 पार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार है। असलियत जो है, हकीकत जो है, वो ये भी जानते हैं। दूर से नमस्कार इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी,
मोदी सरकार के कुशासन को इस बार छत्तीसगढ़ की जनता दूर से नमस्कार करने तैयार है, क्योंकि विदाई की बेला है। जो जो टाइम बाउंड वादे किए थे, और पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, 2014 और 2019 की बात मैं नहीं करता हूं ललित जी। 4 महीना पहले देश के प्रधानमंत्री इसी छत्तीसगढ़ में आके बस्तर के चुनावी सभा में कहे थे कि एनएमडीसी का नगरनार प्लांट नहीं बिकेगा, और जैसे ही इनकी विधानसभा में सरकार आई, उसके बाद से वो जो प्रक्रिया है, जो केंद्रीय उद्योग विभाग की साइट है विनिवेशीकरण की, दीपम में आप जाके देख लीजिए, 4 चरण पूरे हो चुके, अपने मित्र को देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आज की तारीख में मोदी जी के सहित अमित शाह भी आए, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, इनके मुंह में दही जम गया। तो मूल बात जो है, छत्तीसगढ़ के लिए यह चुनाव इस लिहाज से भी जरूरी है ललित जी कि यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संसाधन, छत्तीसगढ़ के उपक्रमों को बेचने और बचाने की लड़ाई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बार दूर से नमस्कार करके ही मोदी जी को विदाई देगी। जिस तरह से पहले भी उदाहरण है, जब जब भाजपा की सरकार आई तब तब छत्तीसगढ़ के संसाधन बिके, चाहे वो बालकों का विनिवेशीकरण करने की बात हो, चाहे नंदराज पर्वत। इसी तरह 16-17 में फर्जी एनओसी लगाई गई ग्राम सभा की। जब हमारी सरकार आई तो 2019 में केंद्र को भेजा, क्योंकि वो केंद्र सूची का विषय है। आज तक अंतिम निर्णय नहीं आया। नंदराज पर्वत अडानी को दिए। जिस तरह से हसदेव के जंगल कट रहे हैं डबल इंजन की सरकार में, 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटे पिछले 3 महीने के। चलिए मुकेश जी हमारे साथ जुड़े, उनसे जवाब ले लेते हैं। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, मुकेश जी देखिए 400 पार का जवाब दे रहे हैं, दूर से नमस्कार कहकर। वो कह रहे हैं कि संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं बीजेपी। देखिए ललित जी, कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को नमस्कार कर दिया है जनता ने, रवाना कर दिया है। और यही कारण है, इसी प्रकार के झूठ प्रलाप करने के कारण आज कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है कि कभी 404 में रहने वाली कांग्रेस पार्टी अभी 44 में 44 सीट रह गई लोकसभा में। और ये लगातार खाली इनका काम एक ही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, बिना तथ्य के आरोप लगाना। तो ये इनके पास न तो कोई नेता है, न नीति है, न नियत है, न विजन है। ये किस आधार पे लोगों से जाके कहेंगे, किस आधार पे लोगों से वोट मांगेंगे? नहीं, वो आपके ऊपर संसाधनों को बेचने का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो दूर का नमस्कार कह रहे हैं। छत्तीसगढ़, आइए तुलना कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कितना दिया, और उसके पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, कितनी राशि छत्तीसगढ़ को मिला था। तुलना कर लेते तो शायद इनको जवाब मिल जाता। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। ये हमारे सामने उदाहरण है, पिछले भी जब इनकी सरकार थी, इतनी जनादेश, बड़ी जनादेश की इनकी सरकार थी, उसके बावजूद 11 में से 9 सीटें हमारी थी। तो इसके पहले 10 सीट हमारे पास थी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के लोगों का आशीर्वाद मिलता आया है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ सुरेंद्र जी, आप लगातार मोदी पर अटैक करते हैं। उनको लोकसभा में पिछली बार ज्यादा सीटें मिली थी, ये तो सबको पता है, आपके पास 2 ही सीटें थी। विधानसभा भी उन्होंने इस बार जीती है, वो यही आरोप लगा रहे हैं। आप तो गाली देते रहिए, जो है उनकी आलोचना करते रहिए, लेकिन आशीर्वाद उनको मिल रहा है। भाजपा चाहे जितने षड्यंत्र कर ले, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव जो है कांग्रेस असल मुद्दों पर लड़ेगी। पिछले बार ये सेना के शौर्य पर, ये जिस प्रकार से पुलवामा का षड्यंत्र आज तक उजागर नहीं हुआ, जिस तरह से सेनाओं के शौर्य पर, जिस तरह से कायर मोदी सरकार, गलवान पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। वहां पर ये कहते ना आया था ना कोई आया है, तो 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई? तो ये पुलवामा के नाम पर वोट मांगे। इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर एक शब्द नहीं निकाला। 50 दिन का समय मांगा था नोटबंदी के लिए हिसाब देने के लिए। 10 साल हो गए, मोदी जी कब जवाब देंगे? वो ये कहते हैं कि देश की सेनाओं पर आप सवाल उठाते हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, देश की सेनाओं पर आप सवाल उठाते हैं। वो तो सवाल उठाते हैं ना। चुनाव लड़ेगी अडानी परस्त नीतियों के चलते। ललित जी, मूल बात जो है, अडानी परस्त नीतियां जो है, जो 74% एफडीआई ये लेके आया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो ये बंदरगाह एक व्यक्ति को दे रहे हैं, जो यहाँ के पोर्ट जो एक व्यक्ति को दे रहे हैं, जो ट्रेनों में अडानी लिख के कोयले का ढुलाई किया जा रहा है और यात्री ट्रेनों को बाधित की जा रही है। तो एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ आम जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ। तो ये चाहे जितना भी कोशिश कर लें,
ये मुद्दों से नहीं भटका सकते। जिस प्रकार से लगातार ये तुष्टिकरण की विधानसभा बात की देखिए कहते हैं, सर, एक बिना एक के एक बजाय सवाल, बजाने एक सवाल वाले सुरेन जी, कौन थे पहली बार? ये वो तमाम नवाज सवाल शरीफ की सुरेन बिरयानी जी, खाने गए एक सवाल, बिना बुलाए और एक सवाल, आपने ये तमाम जो सवाल है ये विधानसभा चुनाव से पहले भी उठाया, क्या आप अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे या जनता समझ नहीं पाई थी आपकी बात को? देखिए देखिए ललित जी, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं। जो माइनिंग का काम है, जो कोल माइनिंग है, विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। जो विनिवेशीकरण का केंद्रीय नवरत्न उपक्रमों को जो बेचने का काम है, जो 30-30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेचे गए, ये केंद्र सूची का विषय है। इन विषयों पे इनको जवाब देना है। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये मोदी निर्मित नहीं है तो और क्या है? जो क्रूड ऑयल जो है 14 की तुलना में 40% सस्ते हैं, लेकिन डीजल के दाम 1.5 गुना ज्यादा। डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए 54 पैसा प्रति लीटर लगता था, आज 19 रुपए 90 पैसा है। 8 गुना मुनाफाखोरी करके मोदी सरकार 38 लाख करोड़ रुपए कमाई है, उस पर जवाब देने की बारी अब इनकी है। विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे नहीं होते। मूल बात जो है, चुनावी बांड का भ्रष्टाचार भी इनके उजागर हुए हैं, उस पर भी इनको जवाब देना है कि केंद्रीय एजेंसियों को, ईडी को, आईटी को, सीबीआई को लगा के जिस प्रकार से 41 कंपनियों से चंदा खाए, उसके बाद कार्रवाइयां रोक दी गई, जिस प्रकार से टेंडर के नाम पर पैसा वसूली हुई, तो ये तमाम भ्रष्टाचार भी इनके सिर पर है। और जो महंगाई है, जो बेरोजगारी शिखर पर है, जो नौकरियां, जो भर्तियां रोकी गई, जो अग्निवीर बना के मैं इन तमाम सवालों का जवाब ले लेता हूं। इन तमाम सवालों का, जी आपने एक एक करके काफी सवाल पूछ लिए, इनके जवाब भी जानने जरूरी है। इसी बीच हम बता दें, राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। और चलिए मैं मुकेश जी का रुख करूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। तिवारी जी, मुकेश जी, आपने देखा एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी एक विशेष व्यक्ति को जो है इन तमाम चीजों के अधिकार दिए जा रहे हैं। इनका एक जवाब, क्योंकि वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे इससे पहले भी। झूठ प्रलाप करके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। ये महंगाई की बात करते हैं, इनको जरा बता दें कि सन 2014 के पहले महंगाई दर, औसत महंगाई दर 10% से ऊपर हुआ करती थी। जरा आंकड़े निकाल लें। आज जो कि 5.09% है, तो महंगाई दर बढ़ी कि कम हुई, जरा ये भी समझ लेना चाहिए उनको। सारे भाषा की गरिमा को तोड़ के लगातार अनाप शनाप कहना, अनाप शनाप बोलना, और ये कहते हैं कि उसके बाद इनको जनता से आशीर्वाद मिलेगा। तो जनता समझती है, जनता जानती है कि किसके पास विजन है, कौन सी पार्टी डिलीवर करती है। यदि एक ही परिवार के कोई लोगों को 5 से 7 अधिक योजनाओं का लाभ मिलता है, उनके घर में आवास बन जाता है, उनको डायरेक्ट नल से जल मिल जाता है, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल जाता है, तो ये क्या बताएंगे? कहीं ना कहीं गरीब जनता को सीधा लाभ जब पहुंच रहा है, तो गरीब जनता को मोदी के ऊपर में विश्वास है। इनके शासनकाल में तो इनके एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम भेजते 1 रुपया है और 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा कौन खाते थे, ये अभी तक नहीं बता पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के विवेक के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कर रहे हैं। जनता माकूल जवाब देगी इनको। ठीक है, माकूल चलिए जवाब देगी। मैं आऊंगा सुरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक टिप्पणी मुझे राम अवतार तिवारी जी की भी लेनी है। तिवारी जी, आप थोड़े लेट जुड़े, लेकिन ये पूरी चर्चा जो है उस तकरार पर है, क्योंकि नमस्कार पर तकरार। कांग्रेस ये कह रही है कि दूर से ही नमस्कार। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मोदीमय है, उनके पास मोदी जैसे बड़े कद्दावर नेता है और उसको भुना भी रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन कांग्रेस दूर से नमस्कार की बात कह रही है, कई तरह के आरोप भी लगा रही है। इस पूरी राजनीति को किस तरह से आप देख रहे हैं? पहले तो लेट से जुड़ने के लिए माफ़ी मांगता हूं। दूसरी बात यह है कि दोनों पार्टियां का, देखिए, पहली भाजपा है। भाजपा जो हिंदुत्व के मुद्दे उठाती पहले भी, अब उसके पास एक ऐसे नेता हैं जिनका विश्वसनीयता है, जिनकी एक छवि है, जो एक मोदी अब ब्रांड बन गए हैं। जो भाजपा कभी व्यक्तिवाद की बात नहीं करती थी, उसके लिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन में सब बराबर है। वो पिछले आप 10 साल 15 साल से देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के काम, मोदी जी के नीतियाँ, मोदी जी के कार्यक्रम, उसको लेकर चल रही है। और जनता कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में आने के बाद जनता पसंद कर रही। तभी सारे राज्यों में
भाजपा है, केंद्र में भाजपा है और अपने शिखर में है। तो शिखर में है उसके एक कारण है, उस तरह के मुद्दे हैं, ऐसा नेतृत्व है, ऐसी नीतियां तैयार की जा रही है जो जनता को पसंद हो। इसीलिए बहुमत मिल रहे हैं। वोटों को परसेंटेज देखिए आप समीकरण देखिए उनके पास, तो वो हर तरह के समीकरणों पे जो उनके नीतियां हैं, जो उनके भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर अब तक की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो मुद्दे हैं, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जा रहे हैं और उसको पूरा करने का एक जज्बे के साथ जा रहे हैं और उसे सफलता मिल रही है। तो इससे जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस दूसरी तरफ, कांग्रेस इस मुद्दे से जो कमजोर कहीं ना कहीं साबित होती है। दुखती रग में जो एक हाथ रखने जैसा हो जाता है उसके सामने। हिंदुत्व का मुद्दा आया तो, या मोदी जैसा नेतृत्व आया तो, या नीतियां जो आई हैं उससे, तो कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बड़े पार्टी हैं, जो उनकी जो नीतियां हैं वो उनके फायदे के अनुसार है, बहुमत आने के करीब के अनुसार है, या जो अपने मूल मुद्दे उससे छोड़ नहीं रहे हैं। कांग्रेस भी वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कई बार दुविधा में रहती, मगर जो उसके नीतियां हैं कि सभी वर्ग को लेकर चलना है, सभी धर्म को लेकर चलना है, जो उसकी नीतियां हैं उन नीतियों को छोड़ नहीं पाई है। तो इसलिए उसको नुकसान भी उठाना पड़ा पिछले चुनाव में भी। तो दोनों पार्टी जो है, कार्यक्रम तो चल रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे, जनता के विकास, जनता के और क्या क्या समस्या हैं, उसको अगर प्रभावी तरीके से उठाकर कांग्रेस और प्रभावी तरीके से उठा सकती है, कहीं ना कहीं मुद्दों पर, मुद्दे तो हैं बहुत सारे, उनको प्रभावी तरीके से ऐसे नेतृत्व पैदा करके, ऐसा नेतृत्व तैयार करके, ऐसी नीतियां और ऐसे ठोस कार्यक्रम के साथ कांग्रेस को भी अब जाने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, तब सही तरीके से मुकाबला होगा, एक मजबूत पार्टी बनकर तैयार होगी। सुरेंद्र जी, पिछले चुनाव का भाजपा के पीछे आरएसएस है। ठीक, जी कंप्लीट कीजिए सर। मजबूत आधार जो है आरएसएस है, उसकी नीतियां हैं, उसके पास समर्पण की एक टीम है। वो टीम जिस तरह से काम कर रही है, वो बल मोदी जी को मिल रहा है। वैसी जो स्थितियां कांग्रेस में कहीं कहीं नहीं है, अकेले नेतृत्व है, नीचे संगठन कमजोर है, वैसा फीडबैक जनता के बीच जा पाए, वैसी स्थितियां नहीं है। बिल्कुल तो निश्चित कांग्रेस को ये तमाम चीजें सोचनी होगी। जी बिल्कुल, आप जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, मुझे लगता है सुरेंद्र जी इस बात को बखूबी समझ भी रहे होंगे। पिछले चुनाव की हार के बाद आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी सुरेंद्र जी। इन तमाम कमियों को दूर करने का आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार मुद्दा बनाया जा रहा है। लगातार वो कह रहे हैं कि इतने रुपए देते थे, 15% तो जो मिलते ही नहीं थे। सुरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? नक्सलवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी। ललित जी, पिछले चुनाव और इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण अंतर आप देखेंगे कि ये मजबूर हैं या मजबूत, आप तय कर लीजिएगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जो ये दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इनको अपने पार्टी के भीतर दल बदल कराने के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बनाना पड़ा। जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो सामने आए तथ्य, जो सूरत में कल देखने को मिला, जिस प्रकार से प्रस्तावक समर्थकों से लिखवा के जो चिट्ठियां भेजी जाती है और जिस प्रकार से 8-8 प्रत्याशियों को सरेंडर कराया जाता है, क्राइम ब्रांच की भूमिका एक प्रत्याशी को उठा के भाजपाइयों के गोद में बैठाने की आई, तो ये दिख रहा है ये सिद्धांतों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किस स्तर में गिर गई है। और जहां तक बात मोदी राज की है, आज देश में पहली बार कैश फ्लो मिनिमम है। जिस तरह से ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते हैं, हर साल 9 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली है, उसके बावजूद नई नौकरी तो छोड़िए, मिलना था 20 करोड़, 14 करोड़ लोगों ने नई अपनी लगी लगाई नौकरी मोदी राज में खोई है। जिस तरह से महंगाई शिखर पर है, भुखमरी इंडेक्स में 55 स्थान से नीचे खसक के तमाम एशियाई देशों के पीछे खड़े 112वें स्थान पर। और ये बात करते हैं उपलब्धि की, अभी अभी कहा भाजपा के प्रवक्ता ने 80 करोड़ लोग गरीब हैं। 2014 में 22 करोड़ संख्या थी, तो ये शर्मनाक है या उपलब्धि, ये तय कर ले। 80 करोड़ मोदी राज में यदि गरीब हैं तो डूब मरना चाहिए। देखिए ठीक है, जवाब ले लेता हूं मुकेश जी, इनका जवाब दीजिए क्या। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि स्टेट लीडरशिप आपकी उतनी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि आप पूरा भरोसे में है सेंट्रल लीडरशिप के, वो आएंगे तो। और ये जो चुनाव है फिलहाल फर्स्ट फेज का हो चुका है, कम वोटिंग हुई है, उसका असर या उसकी कमी से कुछ परेशानी है, कुछ डर है? देखिए बिल्कुल नहीं। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे 80 करोड़ गरीब, किसने कहा 80 करोड़ गरीब?
80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, मैंने ये कहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर निकालने का काम हमने किया है, मैंने ये कहा है। ये चीजों को तोड़ मरोड़ के बात करना ये इनके फितरत में है। कहीं ना कहीं अब ये बातों को सुन नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास में कोई ठोस बात है नहीं। संसाधन अडानी की तिजोरी भरने में लगा रहे हैं, देश के तमाम उपक्रम बेच रहे हैं, रेल बेच दिए, भेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, रक्षा उत्पाद पे 74% एफडीआई। शर्म आनी चाहिए सेना के नाम पर वोट मांगने वालों को। दूसरी तरफ रक्षा उत्पाद पे इनके पास में 74% ले आए। सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, कुछ नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी फिर भी को देश गाली पर देना, कर्ज का भार 54 लाख कुछ करोड़ इनके से बढ़ा पास के में है नहीं 205 जी। लाख करोड़ कहाँ और जा ये रहा है पैसा? लगातार ये अडानी और की ये तिजोरी भरने के लिए बीच सरकार चिल्ला ने के ये सोचते हैं कि झूठ को सच कर लेंगे ना तो बताइए, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं जागरूक क्या? है। 81 करोड़ 25 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया जिनको अनाज दे रहे हैं? चिल्लाने से उनको आप झूठ गरीब सच मानते नहीं हैं क्या? होने ठीक वाला सर, है। ठीक सर, ठीक सर। चिल्लाने ये से तमाम बातें, देखिए तमाम बातें चुनाव के दौरान जनता के सामने रखी जाती है और आप रख भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जनता उन तक पहुंच पा रही है, वो कनेक्ट हो पा रहे हैं उन बातों से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये एक गीत है, आप सभी जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। अब ये देखना होगा कि नजदीक का नमस्कार करती है पब्लिक या फिर दूर का नमस्कार, यानी कि टाटा बाय बाय। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश नमस्कार पर तकरार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।